तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो आज हम देखना स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.6 को। तो देखिए, प्रमेय हमारे सामने है। बोला कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हमारे पास दो त्रिभुज है, एक का नाम है एबीसी, एक का नाम है पीक्यूआर। तो दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से बिल्कुल ये कहना क्या चाहता है। तो आइए देखते हैं आप कॉपी पर। तो मैंने यहाँ पर जो भी कुछ दिया था मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। तो देखिए, दो समरूप त्रिभुजों, हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसके और इसके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या बोलना चाहता है? तो देखिए, सबसे पहले हमने जो लिखा, जो दिया हुआ था उसको मैंने लिख लिया। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, यहाँ पर ये बोला था। सिद्ध क्या करना है? तो दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना, त्रिभुज एबीसी के और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो किसके बराबर है? तो इनकी संगत भुजा क्या है? ए बी और पी क्यू है। तो संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा ये, ठीक है। और ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, तो ये भी दोनों हमारे पास भुजा क्या है, यानी कि संगत भुजा है। तो संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग ये क्षेत्रफल के बराबर होगा। और वैसे करके हमारे पास एक और भुजा बचा हुआ है, एक एसी है हमारे पास, एक पी आर है। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो होगा, इसके स्क्वायर अगर करते हैं हम अगर, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात का अगर वर्ग करते हैं, तो इसके क्षेत्रफलों के दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। समझ में नहीं आने पर आप फिर से एक बार पीछे जाकर के फिर से इस बातों को सुने, मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो यहां पर अब हम देखना स्टार्ट करते हैं रचना। सबसे पहले हम रचना करेंगे। क्या करेंगे रचना में? तो मैंने ले लिया ए एम लंब बीसी पर और पी एन लंब ले लिया क्यू आर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया, ए एम लंब है बीसी पर और पी एन लंब है किस पर? क्यू आर पर ले लिया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रमाण की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को देखते हैं। हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारे पास बीसी हो जाएगा और हमारे पास ऊंचाई जो होगा वो एम हो जाएगा। तो 1/2 गुणे बीसी गुणे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो देख लीजिएगा एक बार फिगर को भी अब अच्छा से, 1/2 गुणे बीसी गुणे एम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास समीकरण पहला हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे। पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एन हो जाएगा। क्यू आर हमारे पास आधार है और हमारे पास ऊंचाई जो है वो पी एन है। तो इसलिए 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एन हो जाएगा हमारे पास। तो समीकरण दूसरा हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं हम लोग आगे। समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 2 से भाग लगा देते हैं तो क्या मिलेगा? समीकरण 1 भागी समीकरण 2। तो देखिएगा, समीकरण 1 हमारे पास ये वाला है, समीकरण हमारे पास 2 ये वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको हम लोग अनुपात कर लेंगे और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो भी कुछ दिया हुआ है इसका अनुपात कर लेंगे, ऐसे करके। तो देखिए, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, बेटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको मैंने लिख दिया बराबर में 1/2 गुणे बीसी गुणे ए एम। तो यहाँ पर लिख दिया ऊपर में, और बेटे में क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एन हो जाएगा। यहाँ तक समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर क्या बचेगा? बीसी बटे में क्यू आर और इंटू ए एम बटे में पी एन हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण तीसरा हुआ, ठीक है। आगे चल करके इसका जरूरत है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर साफ साफ। अब चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हैं आपको। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। ए बी एम कहाँ पर है हमारे पास? ए बी एम यहाँ पर है और पी क्यू एन हमारे पास ये वाला है। तो मैं आपको साफ साफ समझा दे रहा हूँ, हमारे पास जो कोण बी है वो कोण क्यू के इक्वल है। आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्यों है हमारे पास ये वाला दोनों एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे पास जो है ना, एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो आपको पता होगा कि अगर दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप है तो इसके दोनों कोण हमारे पास क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, संगत कोण, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने साफ साफ बता दिया आपको। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए एम लंब है और यहाँ पर पी एन लंब है। किस पर? तो बीसी पर ये वाला है और ये क्यू आर पर है। तो यहाँ का जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंबवत है ना। तो कोण ए एम बी जो होगा कोण पी एन क्यू के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि कोण बी इक्वल टू कोण क्यू और कोण ए एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण पी एन क्यू हो जाएगा। कैसे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए ना। अब देखिएगा,
ऐसे करके अगर हम दोनों त्रिभुज को देखते हैं तो हमारे पास एंगल जो है वो मैचिंग कर गया, तो त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQ1 के। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अगले मैं पेज को आगे ऐसे नहीं पलटूंगा, बल्कि आपको इस कॉपी पे दिखाऊंगा, ठीक है, आपको बिल्कुल देखने में आसानी होगा। देखिए तो दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर देखिएगा थोड़ा सा एक बार फिगर को फिर से देख लेते हैं। हमने बताया कि त्रिभुज ABM त्रिभुज PQN के समरूप है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB बटे में क्या हो जाएगा, PQ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर AB बटे में PQ, सही है। अब क्या लिख सकता हूँ, AM बटे में PN लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हो गया AM बटे में PN। कैसे हुआ, तो CPST से हुआ। अगर हमारे पास दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। उसको हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर समीकरण चौथा हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ तक समझाने के बाद आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3 को देखते हैं और समीकरण 4 को देखते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, तो 4 तो हमारे पास ये वाला है और हमारे पास समीकरण 3 हमारे पास ये वाला है, लगभग दिख रहा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मैंने यहाँ पर चुपचाप लिख दिया, बराबर लिख दिया। यहाँ पर BC बटे में QR था, ऐसे करके लिख दिया, है ना, गुणे लिख दिया। अब देखिए मैंने क्या किया ना, मैंने देखा कि AM बटे में PN जो है वो किसके बराबर है, AB बटे में PQ के बराबर है। तो क्या मैं इसके जगह पर यहाँ पर AM जब AM बटे में PN है ना, तो AM बटे में PN के जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि AB बटे में PQ होगा। तो यहाँ पर AB बटे में PQ हो गया, समीकरण बचा हुआ हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। हमारे पास चूंकि त्रिभुज ABC जो है समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, तो यहाँ पर दिया हुआ ना। तो चलिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे रे कि AB बटे में जो AB बटे में PQ होगा वो बराबर किसके होगा, BC बटे में QR के बराबर होगा, और बराबर किसके होगा, AC बटे में PR के। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अगर दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप है तो AB बटे में PQ इक्वल टू BC बटे में QR इक्वल टू AC बटे में PR, ठीक है। ये समीकरण हमारे पास छठा हो गया। समीकरण 5 और 6 को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 और 6 के बाद देखने के बाद हमें बहुत सारा चीज पता चलेगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मैं बताता हूँ, देखिए 5 हमारे पास ये वाला है और 6 हमारे पास कौन सा है, ये वाला है ना। 5 और 6 को देखना प्रारंभ करते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटे बराबर क्या कर सकते हैं हम। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो जो AB बटे में PQ है ना, AB बटे में PQ, और यहाँ पर क्या है इनटू BC बटे में QR है। तो BC बटे में जो QR है वो किसके इक्वल है, AB बटे में PQ के। तो क्या मैं BC बटे में QR के जगह पर AB बटे में PQ लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ AB बटे में PQ। अब AB बटे में PQ लिखिएगा और यहाँ पर AB बटे में PQ है, ये दोनों गुणा होकर क्या होगा, AB बटे में PQ का होल स्क्वायर, ऐसे करके हो गया। आगे बढ़ाते हैं आपको, बराबर यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं आगे, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो BC बटे में QR है ना, तो यहाँ पर BC बटे में QR है, मैं AB बटे में PQ को, AB बटे में PQ जो है वो BC बटे में QR के इक्वल है, मैं AB बटे में PQ को ना मैं BC बटे में QR लिख सकता हूँ। तो ये भी BC बटे में QR, यहाँ पर BC बटे में QR, तो होगा क्या, यहाँ पर BC बटे में QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये समीकरण हमारे पास 7वां हो गया। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटे में PQ हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बटे में PR हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम 7 को और 8 को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है, ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AB बटे में PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा नीचे देखिएगा, AB बटे में यहाँ पर AB बटे में PQ का होल स्क्वायर हो गया और बराबर BC बटे में QR का होल स्क्वायर हो गया। और देखिए हमारे पास AB बटे में PQ जो है ना वो किसके इक्वल है, AC बटे में PR के। तो AB बटे में PQ जो होगा किसके इक्वल होगा, AC बटे में PR के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैंने आपको समझाने की पूरा कोशिश किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रमेय 6.6 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।